सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम सब जानते हैं कि ओटीसी प्रोडक्ट हमने देख लिया, आपके वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डायरेक्टली एक फार्मासिस्ट खुद से डिस्पेंस कर देगा, राइट। तो अब उस केस में हमको ये देखना है कि वहाँ पे हमको काउंसलिंग कैसे करनी है। ऑब्वियसली इस केस में काउंसलिंग करना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेशेंट आता है वो खुद से अपनी बीमारी को सेल्फ डायग्नोस करके आता है और वो उसी के अकॉर्डिंग कोई सेल्फ मेडिकेशन करना चाहता है, राइट। तो उस केस के अंदर हमको पेशेंट को अच्छे से कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे ताकि वो कोई अपना सेल्फ मेडिकेशन की वजह से कोई गलत दवाई ना ले ले। क्लियर? तो अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि ओटीसी काउंसलिंग क्या है। रिक्वायर मच मोर एक्सप्लोरेटरी ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आपके कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक में जनरली हमारे पास दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, विच इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में फ़र्क इतना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जब मैं किसी को भी पूछती हूँ तो उसमें आपको इलेबोरेट करके आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, कि जैसे आप कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो, ये हुआ आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरा है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में सिंपली आपको सिर्फ हाँ या फिर ना में जवाब देना होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ताकि जितनी भी पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर हुई है उस सबको हम पूरा का पूरा क्लैरिफाई कर सकें, उसके अंदर कोई आउटकम जो आएगा उसको हम स्टडी कर सकें। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके स्टार्ट विथ हु, व्हाट, व्हाई, हाउ एंड वेयर। ठीक है, कि मतलब किसी भी टाइप का कि व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन व्हाई यू आर टेकिंग, व्हाई दिस काइंड ऑफ मेडिकेशन यू आर टेकिंग। तो इसमें क्या है, पर्सन को जो भी पेशेंट है डिटेल में आंसर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है डू, डिड, विल और कैन। जैसे डू यू टेक जेनेरिक मेडिसिन, डू यू टेक हर्बल मेडिसिन, डिड यू टेक दोज मेडिसिन, ये सब करके। ठीक है, तो ये है आपके ओपन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसके हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हम किस किस तरीके से एक फार्मासिस्ट अपने एक पेशेंट को पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला क्या है, विच ऑफ द नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंड हर्बल मेडिकेशन यू टेक। विच आ रहा है तो ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये पूछना चाह रहा है कि कौन कौन सी नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जिसको हम यहाँ पे ओटीसी मेडिसिन कह सकते हैं, क्योंकि वही एक मेडिसिन है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिल जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी आप बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन या फिर ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं या फिर हर्बल मेडिकेशन आप इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें पेशेंट क्या बोलेगा कि सर मैं वो वाली मेडिसिन लेता हूँ, इस तरीके से लेता हूँ, जब ये होता है तो वो लेता हूँ। सिंपल, तो वो इलेबोरेट करके आंसर दे रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशंस डू यू रूटीनली सी योर डॉक्टर फॉर। सिंपल क्या है कि आपको कौन सी कंडीशन में, व्हाट आ गया यहाँ पे, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया कि कौन सी कंडीशन में जनरली आप अपने डॉक्टर को दिखाते हो। सिंपल, मान लो हेडेक हो रहा है तो हेडेक में तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। अगर कोई पेट में दर्द है या फिर हल्का बहुत फीवर है, जो माइनर एलिमेंट्स की हमने बात की थी, तो किस पर्टिकुलर केसेस में आप अपने डॉक्टर को रूटीनली चेक करवाने जाते हो। ये है आपके ओपन एंडेड के एग्जांपल्स। दूसरा है आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में हमने देखा आपके सवाल डू, डिड, विल, कैन से शुरू होते हैं। तो क्या है, डू यू हैव हाई ब्लड प्रेशर, कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो सकता है, नहीं मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, हाँ मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। तो सिंपली आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पे है, ये हर जगह होता है। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप बी फार्मा कर रहे हो, क्या आप डी फार्मा कर रहे हो, हाँ या ना। ठीक है, फिर मैं पूछ रही हूँ कि आप फार्मेसी के कोर्स में क्या क्या पढ़ते हो, तो वो हुआ ओपन एंडेड। ठीक है, क्लियर है ना। तो दूसरी चीज आपके पास क्या आ रही है, दूसरा एग्जांपल कि डू यू टेक वाइटामिन्स या फिर सप्लीमेंट्स, कि आप कोई भी वाइटामिन या फिर कोई भी सप्लीमेंट, फॉर एग्जांपल मान लो हम कैल्शियम ले रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, तो कोई भी टाइप का आप सप्लीमेंट ले रहे हो क्या। ठीक है, तो ये था आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन।
नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं कि अब आपने ओटीसी काउंसलिंग के लिए हमने देखा कि आपको किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस जगह पे वो सवाल पूछे जाएंगे और आगे क्या है कि फार्मासिस्ट और पेशेंट एनकाउंटर किस तरीके से वहाँ पे होता है। तो सिंपली क्या है, जो काउंसलिंग का एरिया है हम सब जानते हैं, काउंसलिंग एक उस पर्टिकुलर एरिया में की जाती है जो कि सिर्फ एक फार्मासिस्ट और एक पेशेंट के बीच में ही रहे। वो सारी बातें वहाँ पे रहनी चाहिए, प्राइवेट भी रहे और सिक्योर भी रहे, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल, कि वो बातें आपके और बस आपके पेशेंट के बीच में ही रहनी चाहिए और इसके अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, एरिया की हम बात करें तो सिंपल सा एक छोटा रूम होना चाहिए जहाँ पे टेबल हो, चेयर हो, कोई और ना हो, कोई और नाम आप इवन देख भी सके, मतलब लाइक ग्लास डोर वगैरह नहीं होने चाहिए इस तरीके से। तो ये काउंसलिंग एरिया में बेसिक आप एक दो लाइनें अपने आप ही लिख सकते हैं कि आपको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल वो चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पे टेबल चेयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि विद द डेस्क विथ 2 चेयर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि फार्मासिस्ट पेशेंट एनकाउंटर क्या होता है। तो फार्मासिस्ट पेशेंट एनकाउंटर का सिंपल मीनिंग यही है कि जब ये दोनों बैठेंगे तो आपस में आप किस तरीके से बात करेंगे, वो बात स्टार्ट करने से लेकर के बात खत्म करने तक का जितना भी बीच में आपका पार्ट जाएगा कम्युनिकेशन वाला, वो ही आपका फार्मासिस्ट पेशेंट एनकाउंटर कहलाएगा। क्लियर है? 3 प्राइमरी फंक्शंस है ड्यूरिंग ओटीसी पेशेंट एनकाउंटर। दैट मीन्स आपका फार्मासिस्ट और आपका पेशेंट जब भी ओटीसी ड्रग्स के बारे में बात करेगा तो उस बात में उसको 3 चीज़ों का मेजर ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर 3 वहाँ पे मेजर फार्मासिस्ट के फंक्शंस होंगे। ठीक है, ये फंक्शन किसके होंगे? फार्मासिस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या है, फार्मासिस्ट शुड इवेल्युएट द पेशेंट्स कंप्लेंट और सिम्टम्स। सिंपली जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपका पेशेंट है, आपका फार्मासिस्ट है, तो जो आपका पेशेंट है उसकी ऑब्जर्वेशन आपको करनी है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, वो इंटरव्यू में क्या आपका प्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है वो कुछ बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो, तो आपको वो सारी चीज़ें इवेल्युएट करनी है। क्लियर है? एक पेशेंट के अंदर जितनी भी बातें होंगी, उसकी जितनी भी शिकायतें, उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग हिज हेल्थ, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। वो बोल रहा है वो तो सुनना ही है, प्लस साथ साथ में आपको वो चीज़ें एक्स्ट्रा ऑब्जर्व भी करनी है। दूसरी चीज़ क्या आएगी इसके अंदर कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ ट्रीटेबल कंडीशंस फ्रॉम अदर्स। सिंपली 2 टाइप की आपके पास डिजीज़ होंगी, एक तो सेल्फ ट्रीटेबल है, एक आपकी सेल्फ ट्रीटेबल नहीं है। सेल्फ ट्रीटेबल कौन सी होगी? जिसमें आपने सेल्फ डायग्नोज कर लिया कि ठीक है मुझे बुखार आया था, मैंने वो दवाई ले ली। दूसरा केस क्या होगा, मतलब कब मुझे अब बुखार मेरा सीवियर हो रहा है, एक पैरासीटामोल लेने के बाद में भी ठीक नहीं हुआ है, तो अब मुझे कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब मुझे कोई टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये मतलब दूसरी तरीके से फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको डिफ्रेंशिएट करके बताए पेशेंट को। ठीक है, तभी जाके पेशेंट इन चीज़ों को सुनेगा, वरना वो बाद में भी मान लो उसकी फीवर को 5 दिन हो गए बट स्टिल वो एक ही कांस्टेंट दवाई लिए जा रहा है, तो वो भी ठीक बात नहीं है। इतना भी सेल्फ ट्रीटेबल हमको नहीं करना है। मतलब किस पर्टिकुलर लेवल के बाद में आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो चीज़ भी आपको एक आपका फार्मासिस्ट यहाँ पे समझाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोवाइड एडिक्वेट एडवाइस। मतलब जो भी उसके रिगार्डिंग डिजीज़ है, जो भी उसके सिम्टम्स थे, कंप्लेंट थे, उसके रिगार्डिंग उसको जो भी एक फार्मासिस्ट को एडवाइस देनी चाहिए कि अब आपको क्या करना चाहिए। या तो आपको टेस्ट कराना चाहिए, या फिर आपको ओटीसी मेडिसिन ले लेनी चाहिए, या फिर आपको जैसे 2 दिन ओटीसी मेडिकेशन लो, तीसरे दिन आराम ना आए तो डॉक्टर को दिखाओ, तो टेस्ट कराओ। मतलब जो भी सूटेबल एडवाइस उसको होगी वो वहाँ पे उसको देनी है और अपने पेशेंट को यहाँ पे काउंसिल करना है। जो भी वो कहेगा वो सारी बातें उसकी सुननी है, समझना है और उसको अच्छे से बिल्कुल गाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आपका एक टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंट कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द सेल्फ प्रैक्टिस ड्यूरिंग द सेल्फ मेडिकेशन। मतलब सेल्फ मेडिकेशन क्या है, जब भी आपका कोई पेशेंट है वो सेल्फ मेडिकेशन कब करेगा, जब वो ओटीसी मेडिकेशन लेगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर सेल्फ प्रैक्टिस क्या है, मतलब आपको दवाई तो लेनी है बट वो दवाई आपको किस तरीके से लेनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जिनका रोल ऑफ फार्मासिस्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सेल्फ मेडिकेशन की हम बात करते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन क्या है, सेल्फ मेडिकेशन इज जस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेल्फ केयर। ठीक है, सेल्फ केयर की ही बात हो रही है यहाँ पे, जो कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिलेक्शन एंड यूजेस ऑफ मेडिकेशन। ये देखिए, सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मेडिसिन्स बाय इंडिविजुअल। ठीक है, टू ट्रीट सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड इलनेस। मतलब अगर किसी पेशेंट ने अपनी इलनेस को रिकॉग्नाइज किया है
तो उस सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड इलनेस के लिए अब सेलेक्ट करनी है कोई एक पर्टिकुलर ड्रग, कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन और उसको यूज़ करना है, ठीक है। और वो यूज़ कौन करेगा? कोई भी एक इंडिविजुअल यहाँ पे यूज़ करेगा। तो ये चीज़ क्या है आपकी सेल्फ मेडिकेशन। ये आपके सिंपली जो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट, उनके अंदर एक आपको एक लाइन की डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ लिख देनी है। अब दूसरा, जो आप सेल्फ मेडिकेशन आप लोगे, जो दवाइयाँ अब आप खुद से लेने वाले हो, तो उसके अंदर आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो वो सेफ़ होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी एफिकेसी अच्छी होनी चाहिए। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? सिंपल क्या है, जो भी हम बेसिक चीज़ें देखते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, उसकी एक्सपायरी देखनी है, और ये सारी चीज़ें सेफ्टी वगैरह तो हम जब धीरे धीरे वो दवाई हम सुनते हैं, डॉक्टर हमको बार बार बताता है, तो हमको समझ आने लग जाती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपकी OTC मेडिकेशन एक्चुअली बनती कैसे है, ठीक है। तो कोई भी दवाई हो वो मिनिमम 5 साल तक प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामॉल आपको आज ऐसे ही मिल रही है, बट एक टाइम पे पैरासीटामॉल 5 साल तक प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी गई थी, उसके बाद ही उसको OTC मेडिसिन कंसीडर किया गया था, ठीक है। तो OTC मेडिकेशंस को मिनिमम OTC बनने के लिए 5 साल तक उसको प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आना पड़ेगा। दैट मीन्स वो दवाई इतनी कॉमन होनी चाहिए कि वो 5 साल तक रेगुलरली डॉक्टर्स आपके लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से उसकी सेफ्टी एफिकेसी का आइडिया भी लग जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी दवाई हम यहाँ पे लेंगे अब उसके इफेक्ट देखेंगे, और अगर कोई पॉसिबल साइड इफेक्ट है, मान लो आपने एक दवाई ली है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक दवाई मैंने ली थी कि आइबुप्रोफेन ली थी, अब उसके बाद में हो सकता है कि आपका BP बढ़ गया हो या आपको चक्कर आए हो, कुछ भी ऐसे साइड इफेक्ट आए हो, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मैंने पहले वो चीज़ ली थी तो हो सकता है इसका ही साइड इफेक्ट हो। उसका अगर कोई प्रिकॉशन हो कि ये दवाई किस तरीके से लेनी है, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है, ये वार्निंग है, या फिर कब कौन से लेवल पे जाके आपको एडवाइस सीख करनी है, या फिर मैं कह रही हूँ कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने RMP के पास जाना है। तो ये सारे पैरामीटर्स एक इंडिविजुअल को, एक पेशेंट को खुद ही ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसने अपनी बीमारी को खुद ही डायग्नोज कराया है और वो खुद ही अब सेल्फ मेडिकेशन ले रहा है। तो उस बीच में अगर कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए उनको इन चीज़ों का रेगुलरली ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात कर रहे थे कि इन सब में रोल का, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि पेशेंट का ही काम चल रहा है। तो फार्मासिस्ट का रोल यहाँ पे कुछ 5 तरीके से है। वो क्या है? एज अ कम्युनिकेटर। एज अ कम्युनिकेटर दैट मीन्स आपकी जब भी एक फार्मासिस्ट और पेशेंट की इंटरेक्शन होगी, तो उस केस में ये दोनों जो बात कर रहे हैं, वो एक तो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो बहुत एक फेमिलियर एनवायरनमेंट बना के रखना है, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट उसको क्रिएट करना है, ताकि आप उसका जो पेशेंट है सारी बातें उसको डिटेल में बता सके, इजी वे में बिल्कुल बता सके। मतलब एज अ कम्युनिकेटर की मैं बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल इन दोनों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ही रहना है और उसी के अंदर बात करनी है, उसी के अंदर अपनी जो सिम्टम्स हैं उन सबको पूछना है, बताना है, एडवाइस है, जो भी है ये सारा काम करना है बेसिकली। दूसरी चीज़ आती है आपके पास एज अ क्वालिटी ड्रग सप्लायर। क्वालिटी ड्रग सप्लायर में उसको वो ड्रग्स देनी है जो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ जो जिसकी एफिकेसी अच्छी हो, या फिर वो दवाई एफिशिएंट हो, प्लस उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एक्सपायरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये 3-4 पैरामीटर्स एक फार्मासिस्ट को देखने चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आपको दवाई का यहाँ पे स्टोरेज भी देखना होगा कि वो कहाँ पे रखी जानी चाहिए। मान लो आपके ड्रग स्टोर में वो अगर कूल टेम्परेचर पे है, फ्रिज में है, तो आपके पेशेंट को भी आपको गाइड करना है कि ये दवाई अब आपको ले जाके फ्रिज में रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वालिटी ड्रग सप्लायर का भी यहाँ पे एक फार्मासिस्ट काम करता है। दूसरा क्या काम करता है? एज अ ट्रेनर एंड सप्लायर। यहाँ पे इसका क्या काम होगा कि ये बिल्कुल अपने पेशेंट को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता रहे। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी उस पर्टिकुलर मेडिसिन के रिगार्डिंग आई है, या फिर उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसकी डिजीज से रिलेटेड कोई भी नई चीज़ मार्केट में आई है, हो सकता है जैसे कोविड था, उसका कोई नया वायरस आया है, उसके बारे में उसको बताना, उसकी दवाई के बारे में उसको बताना कि अब हो सकता है आपको अगर ऐसा कुछ हो तो आप ये वाली दवाई ले लेना। इस तरीके से उसको अप टू डेट रखना, जो भी उसका काम है, जो भी उसकी डिजीज़ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर। दूसरा क्या है आपका? एज अ कोलैबोरेटर काम करना। एज अ कोलैबोरेटर क्यों? क्योंकि हम जानते हैं फार्मासिस्ट क्या है? फार्मासिस्ट बेसिकली आपका डॉक्टर और पेशेंट, इनके बीच का एक ब्रिज है, यहाँ पे वो काम करता है। तो उसका काम क्या है? एज अ कोलैबोरेटर काम करना। कोलैबोरेटर
दोनों के बीच में कोलैब करके आराम से काम करना। दूसरी चीज़ ये साथ साथ में डॉक्टर के साथ में भी उसको कोलैब करना है। अलग अलग जो डिफरेंट RMPs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, इन सारी चीज़ों के साथ में उसको कनेक्टेड रहना है बेसिकली, ठीक है। और अगर ये चीज़ हो पाएगी तो वो और उसको एड ऑन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे पाएगा। नेक्स्ट क्या है, एज अ हेल्थ प्रमोटर। एज अ हेल्थ प्रमोटर दैट मीन्स मान लो कोई हेल्थ कैंपेन्स उसको लगवाने हैं, वहाँ पे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनके टेस्ट करवाने हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह का उसने कैंप लगाया है, तो ये सारी चीज़ें उसको यहाँ पे करवानी है, ठीक है। अब ये कुछ 5-6 चीज़ें अगर एक फार्मासिस्ट इन तरीके से काम करता है तो ऑब्वियसली OTC ड्रग की एफिकेसी भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास एक टॉपिक है कि रिस्पॉन्डिंग टू द सिम्टम्स, माइनर एलिमेंट्स एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन डिफरेंट कंडीशंस। सिंपल है कि अगर आपको कोई भी ये माइनर एलिमेंट्स वगैरह हो गए, जैसे कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो गई, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको किस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, तो वो सिंपल अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। और यही पर्टिकुलर टॉपिक आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि माइनर एलिमेंट्स क्या है। जो भी मैंने डिस्कस किया था, कोई भी आपकी छोटी मोटी बीमारी जो है उसको हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। सिंपल क्या है, दैट रिजॉल्व ऑन देयर ऑन, जो अपने आप से ठीक हो जाती है। और क्या है, जिसको हम सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं और सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। किससे? कोई भी आपकी जो OTC ड्रग्स है उनके साथ में, ठीक है। अब मैं सिंपल बात करूँ कि एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल में आपके पास है हेडेक है। मान लो अगर कोई सिर दर्द हो गया तो हम उसको सिंपल देख सकते हैं, पैरासीटामोल ले ली, ठीक हो जाएगा। कोई इंसेक्ट बाइट हो गया, मान लो चींटी वगैरह काट गई या कोई भी छोटा मोटा इंसेक्ट आपको काट गया, तो उस केस में हम खुद से ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, है ना। और क्या है आपके पास, नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन दैट मीन्स आपकी नाक बंद होना, जो हमारी कोल्ड कफ में होती है, उस केस में हमको पता है या तो आपका जो नाक बंद हुआ है वो खुद ही ठीक हो गया, या आपने कोई एक आधी नेजल ड्रॉप डाल ली तब ठीक हो गई, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं। तो ये क्या होती हैं, आपकी माइनर एलिमेंट्स होती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बीमारियां हैं। तो इसको मैं कह सकती हूँ सिंपल टर्म में छोटी मोटी सी कोई भी बीमारी, ठीक है, जो खुद ही ट्रीट हो जाएगी या फिर इजी वे में बिल्कुल ठीक हो सकती है। क्लियर। दूसरा आपके पास जाता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर क्या होती है, लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ इन अ हेल्दी वे, कि अपनी ओर देखना, अपना ख्याल रखना हेल्दी तरीके से, वो चीज़ आपकी होगी सेल्फ केयर, ठीक है। सेल्फ केयर के अंदर अब आपका क्या क्या आ सकता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो रेगुलरली, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, हम सब जानते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज आप कर रहे हो, आपकी जो भी माइनर एलिमेंट्स हो गई थी, ये जो छोटी मोटी बीमारी हो गई थी, इनको आपने खुद ही मैनेज कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, आप अच्छे से हेल्दी डाइट ले रहे हो, और इस तरीके से जो भी आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो हेल्दी वे में, बीमारियों से बचने के लिए, या फिर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो गई, या इवन हम कह दें कि क्रोनिक डिजीज आपको चल रही है, कोई अस्थमा वगैरह है, हाइपरटेंशन है, तो उस पर्टिकुलर केस को भी आप किस किस तरीके से मैनेज करते हुए चल रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो अस्थमा है तो आप डेली अब अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना टेक केयर कर रहे हो, बाहर वॉक पे जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या जाती है, सेल्फ केयर के अंदर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मेजर क्या देखा है कि आपको माइनर एलिमेंट्स के अगेंस्ट में किस किस तरीके से आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड करवाना है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करवाना है। तो अब यहाँ पे आपके कुछ स्पेसिफिक माइनर एलिमेंट्स मैंने कंसिडर किए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं बट हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सिंपल है, हम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो बस आपको ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। जैसे मैं बात करूँ, बिल्कुल फर्स्ट आपके पास क्या है, पेन एंड पेन मैनेजमेंट, कि अगर आपको कोई भी दर्द है तो उस दर्द का आपको मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। हम माइनर एलिमेंट्स की बात करें तो ऐसे ही आपकी छोटी मोटी बीमारियाँ आएंगी। अब यहाँ पे हम बात करें कि पेन जो है वो आपका दो टाइप का है, एक तो है एक्यूट, दूसरा है आपके पास क्रोनिक। हमने बहुत बार डिस्कस किया है एक्यूट और क्रोनिक क्या होता है। जो बहुत कम टाइम के लिए होगा वो है आपका एक्यूट, जो लंबे समय तक के लिए हो रहा है वो है आपका क्रोनिक, ठीक है। तो मैं एक्यूट पेन की बात करूं तो वो क्या है, नॉर्मल रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। मान लो अगर आप कहीं गिर विर गए या कुछ हो गया, तो उस इंजरी के बाद में अगर हल्का बहुत कोई दर्द हो रहा है आपको, तो वो आपका एक्यूट पेन है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड। दैट मीन्स कुछ देर के लिए ही ये पेन आपको होता है, या फिर अगर हो भी गया दवाई वगैरह लोगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा है आपका क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन क्या है, हम जो टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान लो आपने सोचा कि दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं आधे घंटे में खुद ही ठीक हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं हो रहा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चलो आपको रेगुलरली दर्द होता ही है। क्योंकि ये पेन मैनेजमेंट हमें पता ही है, एक तो जो आपके एल्डर पेशेंट्स हैं उनके अंदर इजीली होता है, और वुमेन में
वुमेन आफ्टर 35 प्लस में ये पेन तो होना फॉर श्योर ही है, ठीक है। तो उस केस में आपको थोड़ा रेगुलरली पेन हो रहा है तो वो वाला पेन और आपका धीरे धीरे एक्सटेंड होता जा रहा है, तो फिर जो 3 मंथ मिनिमम है या फिर मैं कह सकती हूँ 3 मंथ से ज़्यादा भी आपको ये पेन यहाँ पे हो सकता है। तो इस टाइप का पेन आपका क्या होगा, क्रोनिक पेन, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे या फिर इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। तो मैनेजमेंट में आपके पास जाएगा सबसे पहले पेन मेडिसिन जो भी हम लेंगे, जैसे हम जानते हैं आपके पास है पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, इस टाइप की मेडिसिन आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी, जिन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक, है ना, जो आपकी पेन रिलीव्स मेडिसिन होती हैं उनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। दूसरा आपके पास है फिजिकल थेरेपी, कि आपने हॉट या फिर कोल्ड वाटर पैक ले लिया, आपने मसाज करवा ली, आपने ऑयल लगवा लिया आपने घर पे किसी से भी, तो ये फिजिकल थेरेपी आप करवा रहे हो किसी भी दर्द के लिए। दूसरा है माइंड एंड बॉडी टेक्निक्स। माइंड एंड बॉडी टेक्निक में जैसे आप भी जानते हो एक्यूपंक्चर, जैसे मान लो अगर आपको कहीं एक स्पेसिफिक जगह दर्द है तो आपने कुछ रोल ऑन जैसा कुछ आता है तो हम उसको ऐसे रब करेंगे तो फिर वो उसके कुछ डॉट डॉट पॉइंट्स हैं वो आपके ऊपर लगेंगे, तो क्या होगा, एक्यूप्रेशर जनरेट होगा जो आपकी माइंड और बॉडी दोनों को सूद करता है, दोनों पे आराम देता है। दूसरा क्या है आपका साइकोलॉजिकल टेक्निक। साइकोलॉजिकल टेक्निक में बेसिकली आपके पास मेडिटेशन या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती है। जैसे मान लो कुछ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट दबाने से आपका दर्द ठीक होता है, तो ये आपके साइकोलॉजिकल के अंदर जाते हैं। दूसरा आप कोई मेडिकेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, शांत रह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर जाएंगी। आ रहे समझ में? तो सिंपल सा एक पेन वाला आपका पार्ट है, उस पेन को हमको किस किस तरीके से मैनेज करना है ये आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक दूसरी कंडीशन आती है, वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है हम सब जानते हैं, जो आपका जुकाम लगती है वो चीज़, वो होती किसकी वजह से है, कोई भी आपका वायरल इन्फेक्शन होगा, कोई भी वायरल हो सकता है या फिर बैक्टीरियल भी हो सकता है। हमने लास्ट ईयर सोशल फार्मेसी में इनको बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। ये आपका कॉमन कोल्ड है बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन, और किसका है मेजरली, नोज और थ्रोट का। नोज और थ्रोट दैट मीन्स अब यहाँ पे बात हो रही है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो जो भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो जैसे आपका ये नोज है, माउथ है, उसके बाद में आपके लंग्स वगैरह, ब्रोंक्यूल्स वगैरह आके लंग्स वगैरह बनेंगे। तो अब ये जो अपर वाला पार्ट होता है थ्रोट तक का, तो वो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। अगर यहाँ ऊपर तक का इन्फेक्शन है तो वो आपका ये होगा, और अगर नीचे आ गया तो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड आपका मेजरली नोज और थ्रोट का इन्फेक्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ सिम्टम डिस्कस कर लेती हूँ। सिम्टम हम सब जानते हैं, ब्लॉक्ड नोज या फिर रनी नोज, या तो नाक बंद हो जाएगी या फिर नाक ज़्यादा बहने लगेगी। सोर थ्रोट हो रहा है, थ्रोट में आपको स्वेलिंग हो रही है, दर्द हो रही है, हेडेक हो रहा है, हेडेक के साथ साथ में यहाँ फीवर भी है, ये आ गया आपके पास रेज टेम्परेचर जो कि फीवर है, ठीक है। छींकें आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, कफ हो रही है, तो ये आपके कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं किसके, कॉमन कोल्ड के। क्लियर। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को हम मैनेज किस तरीके से करेंगे, तो मैनेजमेंट में आपका क्या जाएगा, रेस्ट करना है आपको, ठीक है। अच्छे से हम दवाई लेके सोएंगे तो हम आराम से ठीक हो जाते हैं कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी में। अपने आप को आपको गर्म रखना है। OTC ड्रग्स आपके पास होती हैं, PCM है, नो कोल्ड है, एंटी कोल्ड, ये सारे आपके जो भी अलग अलग ब्रांड नेम्स आते हैं उस तरीके की आपको यहाँ पे दवाइयाँ लेनी है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी आपको पीना है, ये तो हर बीमारी में हमको करना ही होता है। दूसरा क्या है, गार्गल विथ सॉल्ट वाटर। अगर आपको यहाँ पे ये सोर थ्रोट हो रही है तो इस केस में हम करते हैं ना, आपकी जो नमक का पानी है उसके साथ आपको गार्गल करना है, जिसकी वजह से जो भी आपकी थ्रोट है वो ठीक हो जाएगी। क्लियर। फिर नेक्स्ट है अब आपके पास यहाँ पे कफ, ठीक है। हमने कॉमन कोल्ड देख लिया, अब हम यहाँ पे कफ देख रहे हैं। कफ क्या है, सिंपल आपका रेस्पिरेटरी डिजीज है। कफ मीन खांसी, हम सब जानते हैं, तो रेस्पिरेटरी की वजह से ही आपको खांसी होती है। क्लियर। कॉजेज की मैं बात करूं तो कफ हमको स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अगर कोई पर्सन स्मोक कर रहा है उसको कफ होगा, या फिर हार्ट बर्न, इसको हम एसिड रिफ्लक्स भी कह सकते हैं। जैसे कई बार हमारी बिल्कुल खाना खा रहे हैं, अचानक से खांसी आ गई, या फिर किसी भी तरीके से एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में भी खांसी आती है, ठीक है। आपकी कुछ एलर्जीज हो गई, या फिर कोई आपका बेसिक इन्फेक्शन, वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन सब की वजह से आपको कफ यहाँ पे हो सकता है। कफ भी हम सब जानते हैं 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है ड्राई, एक होता है वेट। वेट में बेसिकली क्या होता है, आपका स्पूटम आता है जिसको हम यहाँ पे म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी कफ होती है, और दोनों के लिए जो सिरप आती हैं वो भी अलग अलग आती है।
दूसरी हम यहाँ पे बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या है, पीसीएम या फिर आइबुप्रोफेन लेना है अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी कफ के साथ साथ में पेन या फिर फीवर यहाँ पे है तो हो जाता है कई बार ऐसा, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपको बॉडी में कोई भी पेन या फिर फीवर है तो आपको पीसीएम या फिर आइबुप्रोफेन लेना है। दूसरी चीज़ क्या है, हॉट लेमन एंड हनी ड्रिंक, जो आपको हनी और लेमन का गर्म पानी का हम एक मिक्सचर बनाते हैं वो आप लोगे रेगुलरली, तो उससे भी आपको खांसी में आराम आता है। दूसरी चीज़ है बहुत सारा पानी पीना है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी हम सब जानते हैं, हमने कोविड में भी ये चीज़ देखी है कि ये बेसिकली आपकी रिकवरी को फास्ट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन सी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फीवर। फीवर हम सब जानते हैं जिसको हम कहते हैं पायरेक्सिया, बहुत बार मैंने बताया है आपको। और ये पायरेक्सिया को जो ट्रीट करने की मेडिसिन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी पायरेटिक। ठीक है, तो क्या है फीवर आपका बेसिकली इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल रेंज। जो भी आपकी नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज क्या है हम कहते हैं ना 36.9 या फिर हम इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, ये आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में है, आपका ये डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये दो आपकी यूनिट्स होती हैं। बेसिकली नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अगर आपका टेम्परेचर हो रहा है बॉडी का तो वो आपका फीवर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो रेंजेस क्या हो सकती है, 99 to 99.5, जैसे बेसिक रेंज है। बेसिक हमने जैसे सुनते हैं ना कि 102 फीवर हो गया, 103 फीवर हो गया, 100 डिग्री फीवर है, तो वो इस केस में होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट वाली कंडीशन में होता है। ठीक है, दूसरा है आपके पास डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में जैसे ये हमने देखा नॉर्मल टेम्परेचर आपका ये है, तो दूसरा क्या होगा 37-35 तक पहुंच गया तो ठीक है। वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल है, एक पैरासीटामोल लेने के बाद में यहाँ पे ठीक हो जाता है, और इसके ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है तब आपको डॉक्टर को सीक करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉज की कि आपको फीवर किस तरीके से हो सकता है। हम सब जानते हैं कोई भी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फ्लू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो इन पर्टिकुलर केसेस में आपको फीवर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट। अगर फीवर हो गई तो अब हम किस किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या होगा, मॉनिटर टेम्परेचर। बेसिकली रेगुलरली आपका अगर फीवर आ गया है तो आपको टेम्परेचर अपनी बॉडी का बार बार देखना है। ठीक है, जिससे आपको ये आइडिया लगता है कि दवाई ली तो आपका टेम्परेचर कम हुआ, या फिर ऐसा तो नहीं है कि डेली डेली बढ़ रहा है, दवाई का कुछ असर नहीं हो रहा है। तो ये आपको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीवर के केस में। नेक्स्ट है आपके पास कूल ऑफ। कूल ऑफ हम देखते हैं आपका जो भी माथे पे आप पट्टी लगा रहे हो बार बार, जो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है, वो पानी की पट्टी अगर हम हमारे फॉरहेड के ऊपर बार बार लगाते हैं तो वो बेसिकली कूल ऑफ होता है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर बॉडी का कम होता है, बट ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्या है, पॉप द पिल। बेसिकली दवाई आपको लेनी है, और दवाई में हम कौन सी लेते हैं, यहाँ पे पैरासीटामोल ले ली, निमोसिलाइड ले ली, आपका आइबुप्रोफेन ले लिया, काफ़ी सारी मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है। इन टाइप की मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटी पायरेटिक मेडिसिन। ठीक है, दूसरा क्या है, द मैजिक ऑफ फ्लूइड, दैट मीन्स ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी आपको साथ साथ में पीना है। डाइट आपको अच्छी रखनी है, हेल्दी डाइट आपको इनटेक करनी है। नेक्स्ट है आपके पास टाइम आउट। टाइम आउट का क्या मतलब है, सिंपल आपको रेस्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इस केस के अंदर एक्टिविटी करोगे तो हो सकता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाए। तो सिंपल आपको रेस्ट करना है, दवाई लेनी है, खाना है, पीना है, सोना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टे कूल। स्टे कूल दैट मीन्स आपको बहुत लाइट कपड़े वियर करने हैं और अच्छे से टेम्परेचर में रहना है, वहाँ पे रेस्ट करना है, ज़्यादा हैवी कुछ काम नहीं करना, अच्छी सी जगह पे, मतलब कंफर्टेबल जोन आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो दवाई के साथ साथ में ये कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। क्लियर, तो ये हमने कुछ 3-4 टाइप के आपके माइनर एलिमेंट्स देखे, ऐसे ही आपके और बेसिक होते हैं कुछ, जैसे मान लो डायरिया है, आपका कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ये 3-4 पॉइंट्स और भी आपके एक आधे हो सकते हैं सिलेबस में। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको बस ये बेसिक चीज़ें उनके बारे में यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 OTC मेडिकेशंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई गेस ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।